यस, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ठीक है, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट सेम होते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड ओवर द काउंटर होता है, इलीगल डब्बा ट्रेडिंग जिसमें आप काउंटर पार्टी को जानते हो, डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। और फ्यूचर्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड जिसमें आप काउंटर पार्टी को नहीं जानते, सेबी मेन पार्टी होती है, सेबी को जानते हो और सेबी ही आपके पैसों की देखभाल करती है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर छोड़ दो, स्लाइड्स यहाँ देखो, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स। अब बहुत ध्यान से समझना क्या होता है। ठीक है, हाँ, फ्यूचर्स। ठीक है, सपोज ए है, बी है, ठीक है ना। अब ए ने बी से प्रॉमिस किया, बी ने ए से प्रॉमिस किया कि 1 kg गोल्ड, ठीक है, ए बाय करेगा, बी सेल करेगा। ठीक है, आज है सपोज 1 अगस्त, ठीक है, और ये सौदा है 30 अगस्त का। ठीक है, आज रेट चल रहा है सोने का सपोज 50,000। ठीक है, आपने सौदा किया 30 तारीख को 52,000 पे। ठीक है, अब सुनना, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो 30 अगस्त को, आज क्या तारीख है? 1 अगस्त, ठीक है ना, कि वो 30 अगस्त को 1 किलो सोना, ठीक है, 52,000 रुपये पे खरीदेगा। ठीक है, आज क्या रेट है? 50,000। अब वो बी से 30 तारीख में 52,000 रुपये का सोना खरीदेगा। ठीक है, तो इसको क्या लग रहा है? ए को लग रहा है कि सोना 52,000 से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ए को क्या लग रहा है? सोना 52,000 से भी ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बी से 52,000 रुपये खरीद के, सपोज कंडीशन 1, 30 अगस्त को सोना 55,000 हो गया, 55,000। ठीक है, तो क्या करेगा वो? 52,000 का खरीद के बी से और 55,000 पे बेच देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 55,000 पे सेल और 52,000 पे बाय। ठीक है, 52,000 पे बाय, 55,000 पे सेल, क्या हो गया उसका? 3,000 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, कैसे? 52,000 पे उसने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से, ठीक है, कि वो सोना 30 तारीख को 52,000 पे बाय करेगा बी से। और बी ने क्या सौदा किया था कि हाँ वो 30 तारीख को 52,000 का सोना ए को बेचेगा। आज क्या रेट है? 50,000। अब मार्केट में क्या रेट हो गया 30 तारीख को? 55,000। ए बी के पास पहुंच गया 30 तारीख को, लाओ भाई 52,000 रुपये, ये पकड़ो, मुझे 1 किलो सोना दो 52,000 रुपये के रेट पे। और मार्केट में किस रेट पे बेच दिया उसने? 55,000 रुपये के रेट पे 1 किलो सोना। तो बीच का क्या प्रॉफिट हुआ? जो उसका हुआ वो बीच का प्रॉफिट, जो डिफरेंस आया। अब सपोज मार्केट का प्राइस हो जाता गिर के 50,000 से 45,000। ठीक है, मार्केट का रेट क्या हो गया 30 तारीख को? 45,000। केस 2। ठीक है, मार्केट का रेट क्या हो गया गिर के 45,000। अब ये क्या करेगा? ए तो जाएगा नहीं अब, क्योंकि मार्केट का रेट तो गिर गया। अब पहुंचेगा बी ए के पास। बी ए के पास पहुंच के क्या कहेगा कि बी क्या करेगा? 45,000 का मार्केट में हो गया सोना, बी क्या करेगा? 1 किलो सोना लेगा मार्केट से 45,000 रुपये के रेट पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या रेट है आज 30 अगस्त को? 45,000। तो बी क्या करेगा? मार्केट से 45,000 रुपये का सोना खरीदेगा और ए के पास जाएगा वो सोना खरीद के कि भाई मैंने
तूने मुझसे वादा किया था और मैंने तुझसे वादा किया था कि भाई 30 तारीख को तू मुझसे 1 किलो सोना खरीदेगा। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, ए को उससे ये 1 किलो सोना कितने में सौदा हुआ था, 52,000 में। ठीक है, 52,000 में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 52,000 में खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 45,000 पे सोना खरीद के लाया मार्केट से। एज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये 52,000 का इसको बेच देगा ए को। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया इसका, 7,000। ठीक है, 52 पे बेचा, 45 पे खरीदा। ठीक है ना, इतनी बात किसको समझ आई, बिल्कुल क्लियर था कॉन्सेप्ट फ्यूचर का। ठीक है, मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो बायर का फ़ायदा, प्राइस गिरा तो सेलर का फ़ायदा। ठीक है, सिर्फ दोनों ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या किया था कॉन्ट्रैक्ट में, कि वो 1 किलो सोना खरीदेगा 30 तारीख को और वो 1 किलो सोना बेचेगा बी ए को, और ए बी से खरीदेगा। अब किस तारीख को खरीदेगा, 30 अगस्त को। कितना खरीदेगा, 1 किलो। आज का रेट है 50,000। ठीक है, रेट क्या हो गया, कितने पे खरीदेगा, 52,000 पे। ए को क्या लग रहा है, शायद रेट 50,000 चला जाए। ठीक है, तो सॉरी 52,000 से ऊपर चला जाए, 55,000 60,000 चला जाए। ठीक है, अगर रेट 55,000 चला गया तो क्या हुआ, अगर रेट 60,000 चला जाता तो क्या होता, ये पहले ए के पास पहुंचता, लाओ भाई 52,000 रुपये में मुझे सोना दो, 1 किलो सोना। 52,000 रुपये के हिसाब से ए से सोना खरीद के लाता और मार्केट में 60,000 रुपये पे बेच देता। ठीक है, उस टाइम पे बी को क्या करना पड़ता, बी को मार्केट से 60,000 रुपये का खरीद के लाना पड़ता और 52,000 रुपये पे बेचना पड़ता, वो 8,000 रुपये का लॉस उसका होता। सेम अपोजिट में है। अब अगर मार्केट में सोने का रेट हो गया 45,000 तो वो मार्केट से खरीद के लेके जाएगा 45,000 का सोना। ठीक है, और जाके सीधा ए से बोलेगा, ले भाई 1 किलो सोना, 1 तारीख को तेरा मुझसे वादा था कि 30 तारीख को तू मुझसे 1 किलो सोना खरीदेगा 52,000 के रेट पे, तो ला मुझे 52,000 के रेट से 1 किलो सोने के दाम दे दे। ठीक है ना, अब सुनो, मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए इतनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस कंडीशन में बी का जैसे लॉस हुआ, पहले कंडीशन में गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, 55,000 हो गया। ठीक है, 55,000 हो गया। बी का कितने का लॉस हुआ, उसे कितने पे खरीदना पड़ेगा, उसे कितने पे खरीदना पड़ेगा, 52,000 पे। सॉरी, उसे कितने पे बेचना पड़ेगा, 52,000 पे। ठीक है, मार्केट में रेट क्या हो गया, 55,000। बी को कितने पे बेचना पड़ेगा, 52,000 पे। कितने का लॉस है उसका, 3,000। ठीक है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, ए और बी, इससे भी कुछ पैसे रखवा लेगा, इससे भी कुछ पैसे रखवा लेगा। ठीक है, अब डेली डेली अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर गया तो जितना ऊपर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से, सही है, सपोज 52,000 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 52,000 से जितना ऊपर जाएगा वो डिफरेंस इसके अकाउंट में डाल देगा, और 52,000 से जितना नीचे जाएगा वो डिफरेंस इसके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, अगर 52,000 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो समझ गए, ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और जो रोज़ के रोज़ एक्सचेंज आपके अकाउंट में पैसा डालेगा या आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा, ठीक है, जितना पैसा इसके अकाउंट में डालेगा उतना ही पैसा इसके अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, क्योंकि जो इसका प्रॉफिट होगा वो इसका लॉस होगा, और अगर इसका कुछ प्रॉफिट हुआ तो इसके अकाउंट से काट लेगा। ठीक है ना, बस बीच में एक्सचेंज बैठा है ताकि, या सेबी बैठी है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। जो भी जीत रहा है बकायदा उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है ना, अब सुनो, मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ गए, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, ये पूरा एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। फॉरवर्ड्स के ओवर द काउंटर मार्केट, देखो लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क मतलब आपको बायर या सेलर ढूंढना पड़ेगा मार्केट में जाके। ठीक है, आपको इतनी जल्दी से बायर और सेलर मिलेगा नहीं, लेकिन एक्सचेंज पे क्या हो रहा है,
आप तुरंत बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना बायर सेलर ढूंढने के लिए। काउंटर पार्टी रिस्क है ही नहीं, सामने वाला कोई डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि एक्सचेंज बैठा है सर पे। लेकिन फॉरवर्ड्स में है, फॉरवर्ड्स में क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क है, आपने एक दूसरे से जानते हो, कोई बीच में है नहीं, तो कोई भी एक बंदा डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। उसके बाद आ जाओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, ठीक है, बीच में एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज ट्रेडिंग सिस्टम डेट इज एक्सचेंज। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, मार्जिन आर पेबल फॉर बाय बोथ, मार्जिन दोनों से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और सेबी एक्सचेंज वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये मैंने म्यूचुअल फंड वाले लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है ना, इसमें है नहीं आपके डिटेल में। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है। और क्वांटिटी डिसाइडेड टुडे, क्वांटिटी भी आज डिसाइड हो जाएगी, ठीक है, क्वालिटी डिसाइड हो जाएगी आज ही। अब आ जाओ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप, देखो इन्हें छोड़ दो, इधर मत देखना। इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर इंडेक्स, जैसे मतलब अगर आपने निफ्टी पे ट्रेड किया, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स है ना, तो फ्यूचर इंडेक्स FUTIDX फ्यूचर इंडेक्स। और अगर आपने उस पे शेयर्स पे ट्रेड किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर स्टॉक, ठीक है। एक्सपायरी डेट, जिस डेट को जाके बंदा खरीद या बेच रहा है वो हो गई एक्सपायरी डेट। ओपन हाई लो क्लोज, रोज़ का मतलब जैसे 9 से 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है कमोडिटी की, सॉरी करेंसी की, या 9 से 3:30 तक ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, ठीक है। तो 9 बजे क्या प्राइस खुला, क्या हाई है आज दिन का 9 से 3:30 तक का, क्या लो है 9 से 3:30 तक का, और कहाँ 3:30 बजे बंद हो गया, डेट इज़ क्लोज, ठीक है, वो सब प्राइस हो गई है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेडेड, कितने किलो, मतलब 1 किलो सोना खरीदेगा, डेट इज़ 1 किलो इज़ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेडेड, ठीक है। ऐसे ही आप शेयर्स में कर सकते हो, मान लो 50 शेयर 100 शेयर्स जितने भी हैं, तो जितने भी आपको क्वांटिटी खरीदनी होगी वो शेयर्स हो गए कॉन्ट्रैक्टेड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, ठीक है ना। टर्नओवर इन लैक्स, टर्नओवर कितना हुआ है, पूरा टर्नओवर फ्यूचर में, सॉरी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, ठीक है ना। सपोज निफ्टी 50 का लॉट साइज है, ठीक है ना, तो एक लॉट किसी ने बाई किया, एक लॉट किसी ने सेल किया, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक ट्रेडेड क्वांटिटी हो गई, एक बार ट्रेड हुआ है। फिर कोई बाय सेल करेगा तो 2, फिर कोई बाय सेल करेगा तो 3, तो दिन में कितनी बार बाय सेल हुआ है, ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी बाय सेल हुई है, डेट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, मतलब 50 क्वांटिटीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के 4,48,314 कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल हुए हैं, ठीक है। 4,48,314 इंटू 50 क्वांटिटी बाय सेल हुई है निफ्टी की, ठीक है। टर्नओवर इन लैक्स, कितने का टर्नओवर हुआ फिर, ठीक है ना, तो मतलब किस किस वैल्यू पे वो क्वांटिटी ट्रेड हुई है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड। अंडरलाइंग वैल्यू इन रुपीज़ 7,899, जो उसकी वैल्यू चल रही होगी बिल्कुल, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पॉट, स्पॉट प्राइस, जैसे गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है 50,000, मैंने एग्जांपल में बताया था, ठीक है। अगर गोल्ड का करंट प्राइस 50,000 चल रहा है, डेट इज स्पॉट प्राइस। फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे वहाँ 52,000 पे हुआ था ना, तो डेट इज अवर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मतलब एक महीने जैसे उसमें 1 तारीख से 30 तारीख तक का था, तो 1 मंथ का था, 2 मंथ का भी हो सकता है, 3 महीने बाद खरीदो, 4 महीने बाद खरीदो, तो डेट इज़ कॉल्ड आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। एक्सपायरेशन डे, एक्सपायरेशन डे मतलब जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस दिन वो सोना लेके पहुंच जाएगा, ए या बी सोना लेके पहुंच जाएगा, और जिस दिन ये पैसों की आदान प्रदान या सोने का आदान प्रदान हो जाएगा, उस दिन को बोलते हैं हम एक्सपायरेशन डे, ठीक है। जनरली एक्सचेंज फ्यूचर्स में जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं वो हर मंथ का एवरी मंथ लास्ट थर्सडे, ठीक है, लास्ट थर्सडे, ठीक है, हर मंथ का ऑफ एवरी मंथ,
ठीक है, हर मंथ का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना। टिक साइज, टिक साइज क्या होता है? टिक साइज होता है जितना वो एक बारी में, मतलब जैसे सपोज रिलायंस का शेयर 1000 है तो 1000.10 पैसे चल रहा है सपोज, तो 1000.10 पैसे से अगर वो बढ़ा तो 1000 पॉइंट मिनिमम कितना बढ़ सकता है? 1000.15 जाएगा बस, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 1000.11, 1000.12 ये नहीं हो सकता, ठीक है। मिनिमम 5 पैसे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या घटेगा तो मिनिमम 5 पैसे तो वो घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो अगर कोई शेयर कितना मिनिमम घटिया बढ़ सकता है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, तो मिनिमम 5 पैसे तो उसे घटना घटना पड़ेगा ही, या फिर इसका मल्टीपल में, ठीक है। 0.05 मल्टीप्लाई कुछ भी हो, ठीक है, या फिर इसके मल्टीपल में, और या फिर मिनिमम 0.05 तो बढ़ना घटना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड टिक साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सपोज जितनी मिनिमम क्वांटिटी आपको बाय करनी होती है, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज 50 है तो 50 मतलब 50 क्वांटिटी आपको, अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो 50 क्वांटिटी मिनिमम बाय करनी ही पड़ेंगी, डेट इज लॉट साइज, ठीक है। एंड एवरी लॉट साइज फिक्स्ड बाय एक्सचेंज, ओके। एक्सचेंज ने लॉट साइज डिसाइड किए हुए हैं, जिस चीज़ का जितना लॉट साइज होगा कम से कम उतने में ही ट्रेड करना पड़ेगा, ओके, डेट इज कॉल्ड लॉट साइज, ओके। बेसिस, बेसिस क्या होता है? सपोज स्पोर्ट चल रहा है 50,000, ओके, और उसका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 52,000, जिस पे सौदा हुआ था, जो मैंने एग्जांपल लिया था गोल्ड का, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर बोलेंगे। गोल्ड फ्यूचर चल रहा है 52,000, गोल्ड प्राइस चल रहा है, स्पोर्ट चल रहा है 50,000, ठीक है। तो ये बीच का जो डिफरेंस है 2,000, 2,000 डेट इज बेसिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेसिस। कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये कभी ज़्यादा हुआ, ठीक है, भाई मान लो फ्यूचर की वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू स्पोर्ट से ज़्यादा क्यों है, ठीक है। अब मान के चलो आपने गोल्ड का फ्यूचर बाय किया, ठीक है, गोल्ड का फ्यूचर बाय किया। अब अगर आप गोल्ड को वैसे बाय करते, ठीक है, तो उसे रखने के चार्ज लगते, कहाँ उसको रखते, ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या आ जाता है आपका? कॉस्ट ऑफ कैरी, एक तो देखो, अगर आपको 1 लाख का सोना खरीद के रखना है तो पहले आपको 1 लाख रुपए लेने पड़ेंगे किसी से उधार, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जो उधार लोगे उसकी कॉस्ट, सपोज आपने 7% पे लिया, ठीक है, प्लस 7% साल का लोन ले लिया, या 10% ले लिया लोन, 10% लोन पे 1 लाख रुपए ले लिए, प्लस आप उसे रखोगे, ठीक है ना। सपोज आपने बैंक में लॉकर लिया, लॉकर में रखा, उसकी कुछ फीस होगी, ठीक है, सपोज 1,000 रुपये साल की उसकी फ़ीस है, प्लस उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, वो कॉस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गोल्ड, जिससे कि गोल्ड का फ्यूचर ऊपर है, ठीक है। और शेयर्स के केस में क्या हो जाएगा? शेयर्स में तो मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी नहीं है, शेयर तो डीमैट के फॉर्म में रखते हैं, तो उसमें क्या लगता है? इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आपने ब्याज पे पैसे उठा के वो शेयर खरीदे, माइनस डिविडेंड, जो कंपनी से डिविडेंड आया है, ठीक है ना, वो तो आपकी इनकम है, डिविडेंड इनकम, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैरी ऑफ शेयर्स, ठीक है। नाउ मार्जिन अकाउंट, इनिशियल मार्जिन, द अमाउंट वन नीड टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अमाउंट एट ए टाइम एंटरिंग ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन, ठीक है। जो एज ए सिक्योरिटी के सामने वाला बंदा भाग ना जाए, ठीक है, उसके लिए जो रखवाया जाता है, डेट इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन। मार्क टू मार्केट क्या होता है? जो डेली मूवमेंट होगी जब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है, और जो डेली मूवमेंट से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है,
जो उसकी डेली मूवमेंट से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। सपोज आपने 50,000 रुपये सोना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने 50,000 रुपये फ्यूचर बाय किया। ठीक है, 50,000 रुपये फ्यूचर बाय करने का मतलब है आपने 50,000 रुपये सोना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब 50,000 रुपये सोना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मतलब 30 तारीख को 50,000 का सोना खरीदोगे। अब अगर वो शाम को ही 55,000 हो गया, ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था 50,000 रुपये खरीदने का। ठीक है, उसका प्राइस क्या हो गया शाम तक ही 55,000। अब अगर उसका प्राइस 55,000 हो गया तो आपके दिन के दिन में ही 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना। अगर एक दिन में 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये का प्रॉफिट तो आपका प्रॉफिट ही है ना। तो एक्सचेंज क्या करेगा, वो 5,000 रुपये का, और जो जिसने मतलब क्या कहते हैं 50,000 रुपये में बेचने के लिए जो तैयार हुआ था, ठीक है, और अगर शेयर मतलब गोल्ड 55,000 रुपये चला गया उसी दिन, तो 5,000 रुपये का तो लॉस उसका उसी दिन हो गया ना। ठीक है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, वो 5,000 रुपये का लॉस आपके अकाउंट में, वो उसके अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, और 5,000 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल देगा रोज़। ठीक है, तो 50,000 रुपये का लॉस उसके अकाउंट से काट लेगा, आपके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है ना। तो वो जो 5,000 रुपये का लॉस उसके अकाउंट से कटा और आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है, उसको कहते हैं M2M प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब वो 50,000 रुपये से डेली मूवमेंट जो भी होगी उसके ऊपर या नीचे, ठीक है, या तो वो 50,000 रुपये से कुछ ऊपर जाएगा या 50,000 रुपये से जो नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो डिफरेंस, सही है, डिफरेंस मल्टीप्लाई लॉट साइज, जितनी क्वांटिटी आपने बाई कर रखी है, ठीक है, उतना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके रोज़ आपके अकाउंट में आ जाएगा। डेट इज़ कॉल्ड मार्क टू मार्केट। ठीक है, नाउ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर है, ठीक है, रिलायंस का फ्यूचर है, सही है। सपोज 1,005 रुपये चल रहा है रिलायंस फ्यूचर। अब एक ने बाई किया, एक ने सेल किया, ठीक है, इसने बाई कर लिया, इसने सेल कर लिया, देन उसके बाद इसकी सेल की पोजीशन ओपन है, इसकी बाई की पोजीशन ओपन है फ़िलहाल। वापस से इन दोनों ने अपना अपना सौदा काट लिया। ठीक है, इसने बाई किया था, इसने सेल कर दिया, इसने सेल किया था, इसने बाई कर लिया, तो ठीक है, वापस से सौदा काट लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बार ख़रीदा एक बार बेचा, वॉल्यूम कितना हो गया, 2। ठीक है, अब इसी केस में ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, इसने शेयर खरीदा, इसने शेयर बेचा, रिलायंस का फ्यूचर, इसने खरीदा, इसने बेचा, ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, 1। ठीक है, अब वापस से इसने बेच दिया और इसने खरीद लिया, अपनी पोजीशन काट ली दोनों ने, ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 0। ठीक है, दोबारा समझो, ए ने खरीदा, बी ने बेचा, दोनों की पोजीशन ओपन है स्टार्टिंग से। ए ने खरीदा, बी ने बेचा, देखो रिलायंस का फ्यूचर है, सपोज 1,000 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है, ए है बी है, ए ने इसको ख़रीदा, बी ने इसको बेच दिया। ठीक है, तो बी माइनस में है, ए प्लस में है। अब ये ऊपर जाएगा तो इसका प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो इसका प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसने बेचा है, नीचे जाएगा तो इसका प्रॉफिट है, इसने ख़रीदा है, ऊपर जाएगा तो इसका प्रॉफिट है। अब सपोज़ इसने ख़रीदा, इसने बेचा, ठीक है, इसके पास ये शेयर हैं, इसके पास ये शेयर नेगेटिव में है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव में है। अब इसने ख़रीदा है तो इसे बेचना पड़ेगा, और इसने बेच रखा है तो इसे ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, अब ख़रीदना तो पड़ेगा ही, दाम बढ़ गया तो ज़्यादा पे ख़रीदेगा, दाम गिर गया तो कम पे ख़रीदेगा, प्रॉफिट है। ऐसे ही सेम इसे बेचना तो पड़ेगा ही, दाम बढ़ गया तो ज़्यादा पे बेचेगा, दाम गिर गया तो कम पे बेचेगा। ठीक है, अब सुनो, जब तक इन दोनों ने नहीं बेचा तब तक तो ओपन इंटरेस्ट 1 है, ठीक है, और वॉल्यूम भी 1 है, समझ गए, ओपन इंटरेस्ट 1, वॉल्यूम 1,
ओपन इंटरेस्ट 1 वॉल्यूम 1, अभी इसका पोजीशन खड़ी है, इसकी भी पोजीशन खड़ी है। अब अगला सौदा करा इन्होंने, ठीक है। प्राइस सपोज 900 चला गया 1000 से, रिलायंस के फ्यूचर का 900 चला गया 2 दिन बाद, 900 चला गया, 900 चला गया मतलब अब इसने क्या करा, 900 पे ख़रीद लिया, इसका 100 रुपये का प्रॉफिट है, इसको क्या करा 900 पे बेचना पड़ा, इसका 100 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन काट ली, इसने अपनी पोजीशन काट ली, इसके अकाउंट में 100 रुपये आ गए, इसके अकाउंट से 100 रुपये कट गए, ठीक है। ये क्या हुआ आपका यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट 0 वॉल्यूम 2, ओपन इंटरेस्ट 0 वॉल्यूम 2, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ओपन इंटरेस्ट 1 वॉल्यूम 1, ओपन इंटरेस्ट 0 वॉल्यूम 2, क्लियर है। पोजीशन कट गई तो 0, पोजीशन खड़ी है तो 1। अब ऐसे ही मार्केट में जितनी भी पोजीशन खड़ी हैं डेट इज़ ओपन इंटरेस्ट, और जितने भी बाय सेल हुए हैं डेट इज़ वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ये पढ़ लेना, प्राइस बैंड क्या होता है यार। देखो प्राइस बैंड क्या होता है, एक तरीके से ना सर्किट लिमिट होती है, ठीक है ना, जो कि छोटे शेयरों में 5% की होती है, अच्छे बड़े शेयरों में 20% की होती है, ठीक है। तो कोई भी निफ्टी 50 का शेयर अगर किसी दिन 20% बढ़ गया तो उस दिन के लिए उसमें बाय रोक दी जाती है, और अगर 20% गिर गया तो उसमें सेलिंग रोक दी जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर 20% गिर गया तो सेलिंग इसलिए रोक दी जाती है क्योंकि क्योंकि पब्लिक का लॉस ना हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ही सेम अपर सर्किट में है, अगर 20% का अपर सर्किट है तो उसमें बाय ख़त्म हो जाएगा, उसमें सिर्फ सेलर रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो शेयर, जिन शेयर्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जिन शेयर्स के डेरिवेटिव्स हैं या फ्यूचर्स हैं, जिन शेयर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनमें कोई सर्किट लिमिट नहीं होता, वो कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जा सकते हैं, ठीक है। देखो पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट, लॉन्ग पोजीशन, जैसे ए ने हमारे इस एग्जांपल में यहाँ ए ने बाय किया है ना, तो ए की क्या हो गई लॉन्ग पोजीशन, बी ने सेल किया है, इसकी हो गई शॉर्ट पोजीशन, समझ गए। जो सेल करता है कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसकी शॉर्ट पोजीशन, और जो बाय करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसकी लॉन्ग पोजीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, ये जब स्ट्रेटेजीज पढ़ूंगा ना तब समझा दूंगा। इट इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस, इट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड, ये पढ़ लेना यार एक बार, ये मैंने बता दिया है, दोबारा फिर से वही दे रहे हैं। पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट क्या है, जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। देखो पे ऑफ चार्ट क्या होगा, जैसे ये गोल्ड का प्राइस है, यहाँ 50,000 पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सपोज़ कि मैं 50,000 पे बाय करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी सपोज़ प्रॉफिट एंड लॉस लाइन है, ठीक है, ये गोल्ड की प्राइसेस की लाइन है, ठीक है। ये 50,000 पे गोल्ड है, तो जब 50,000 रहेगा आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसे जैसे 50,000 से ऊपर जाएगा बायर का प्रॉफिट, ठीक है ना, 50,000 से नीचे लॉस, ठीक है ना। ये है पी ऑफ चार्ट। सेम ऐसी अपोजिट उसका बन जाएगा, गोल्ड प्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बन जाएगा। 50,000 से जब तक नीचे है इसका प्रॉफिट, 50,000 से और नीचे जाएगा तो वो 50,000 से बढ़ेगा तो लॉस, ठीक है। ये बढ़ रहे हैं गोल्ड प्राइस और ये बढ़ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो शॉर्ट का पे ऑफ, ठीक है। फेयर प्राइस एक्सटेंशन ऑफ कैश एंड कैरी, यार देखो कैश एंड कैरी मैंने आपको समझा दिया है, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। जितने भी उसको रखने के, लोन लेने के, ये सब चार्जेस वगैरह लगते हैं, उन सबको जोड़ जाड़ के कैश एंड कैरी मॉडल फ्यूचर का प्राइस निकलता है, ठीक है ना। मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, किस रेट पर लोन मिल रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैरिंग फाइनेंशियल एसेट टुडे फ्यूचर डेट विल बी एंटेल, पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। एजम्पशन इन कैश एंड कैरी मॉडल, कन्वीनियंस यील्ड, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लोज। देखो कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है, मतलब यार एक तरीके से ना जो रिटर्न लेके आप खुश हो जाओ, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है ना।
सपोज़ आपको लग रहा है फ्यूचर में ना मार्केट का प्राइस 50,000 जाएगा सोने का रेट, ठीक है। मतलब सपोज़ 1 महीने बाद फ्यूचर का रेट 50,000 होने वाला है, ठीक है। और आपको चाहिए कि हाँ आपको सोने से ना 5% का या मतलब हाँ महीने में सपोज़ 1 साल बाद आपको लग रहा है कि 50,000 रुपये गोल्ड का रेट होने वाला है 1 साल बाद, ठीक है। और आप चाहते हो कि मुझे 1 साल का रिटर्न मिल जाए कितना, 10% मान लो सोने से, ठीक है। तो 50,000 रुपये 10% का रिटर्न कब मिलेगा, जब आपको 5,000 रुपये मिल जाए, ठीक है। 5,000 रुपये कहाँ मिलेंगे, मतलब आप 45,000 का अगर सोना खरीदो, ठीक है, तो 5,000 रुपये उस पर आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10%, मतलब 10 से ज़्यादा ही बैठेगा कुछ, पर अप्रोक्स 10%, ठीक है ना। तो वही आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैरी या कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है, जिस रिटर्न को पाके आप खुश हो, ठीक है ना। एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, प्राइस डिस्कवरी एंड कंक्लूजन्स ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस ऑन एक्सपायरी, ठीक है ना। कैश और फ्यूचर, कैश में जो प्राइस होगा वो इक्वल हो जाएगा फ्यूचर प्राइस के ऑन एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी डेट वाले दिन कैश प्राइस इक्वल हो जाएगा फ्यूचर प्राइस के, ठीक है ना। कमोडिटी इक्विटी एंड फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। यूज ऑफ फ्यूचर्स बताया है, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स, ठीक है। ये पढ़ लेना, मैंने बता दिया, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जो हेज नहीं हो सकता, और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जिसे हम हेज कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब जो सिस्टम के थ्रू है, गवर्नमेंट के थ्रू, मान लो कोई आपदा आ गई, ठीक है। आपदा आ गई इन द सेंस मतलब कोई वो हो गई, क्या कहते हैं, आपदा आ गई, ठीक है। तो उस आपदा को आप मैनेज नहीं कर सकते, मतलब जैसे अब कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस के समय में आप क्या होगा, आप अपने पोर्टफोलियो को मतलब वो तो पूरा मार्केट ही गिरेगा अगर कोरोना वायरस आ गया तो, ठीक है ना। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, डेट इज़ यूनिक टू ए पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ द कंपनी और इंडस्ट्री, ठीक है। जो मतलब यार कैसे बताऊँ, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का होगा, ठीक है ना। नाउ सो देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क यार एक इंडस्ट्री का होगा, ठीक है, या एक सेक्टर का कह लो। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या बताया मैंने, जो डाइवर्सिफाई हो सकता है, मतलब जो एलिमिनेट हो सकता है। एलिमिनेट कैसे, एक सेक्टर का रिस्क है, अगर उस सेक्टर ने सपोज आपने सारा पैसा मेटल सेक्टर में डाल दिया, ठीक है, तो मेटल सेक्टर अगर ने अच्छा नहीं किया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो आप क्या करोगे, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर में डाल दोगे, थोड़ा मेटल में, थोड़ा ऑटो में, थोड़ा बैंकिंग में, ठीक है ना। हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दोगे तो आपका पैसा क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा हर सेक्टर्स में, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका, अगर किसी एक सेक्टर ने अच्छा नहीं किया तो दूसरा सेक्टर अच्छा कर देगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा रिस्क ना हेज हो जाएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, और सिस्टम रिस्क मतलब जैसे कोरोना वायरस आ गया, कोई अनचाही आपदा आ गई, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक रिस्क को हम हेज नहीं कर सकते, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम हेज कर सकते हैं, ठीक है। वेट ऑफ द स्टॉक, बीटा ऑफ द स्टॉक, ठीक है ना। ये देख लेना एक बार, बीटा क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड बीटा। बीटा समझा देता हूँ। बीटा इज समथिंग, इसमें जो नहीं समझ आएगा वो बीटा ही है। बीटा क्या होता है, सपोज आपका 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसमें आपके पास 20 शेयर्स अलग अलग कंपनी के, सपोज TCS है, रिलायंस है, HDFC है, विप्रो है, ठीक है, डालमिया ग्रुप है, मतलब कई तरीके की 20 कंपनियाँ हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, हर कंपनी सपोज अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो 1% बढ़ा, ठीक है, अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो 1% बढ़ा तो आपका शेयर कितना बढ़ रहा है, 1.25%,
ठीक है। अगर पूरा पोर्टफोलियो 1% बढ़ा तो सपोज़ वो शेयर आपका गिर गया 0.25%। ठीक है, वो शेयर बढ़ा कितना, 0.25%। सॉरी, क्या बता रहा था मैं, हाँ, अगर पूरा इंडेक्स 1% गिरा तो वो शेयर गिरा सिर्फ 0.25%, -0.25। ठीक है, तो क्या हुआ, सपोज 1% बढ़ा इंडेक्स, तो आपका शेयर कितना बढ़ा, 1.25, तो आपके शेयर का बीटा कितना हो गया, 1.25। ठीक है, मतलब अगर वो गिरा भी 1% तो गिरेगा भी 1.25। ठीक है ना, ये मतलब हुआ ना, अगर मतलब पूरा इंडेक्स अगर 1% बढ़ रहा है तो आपका शेयर उस 1% के हिसाब से कितना बढ़ रहा है। अगर पूरा इंडेक्स 1% गिर रहा है तो आपका शेयर उस 1% के हिसाब से कितना गिर रहा है, डेट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, तो मतलब उस पर्टिकुलर शेयर का रिस्क कितना है। ठीक है, कितना रह रहा है ये, डेट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, लॉन्ग हैज, लॉन्ग पोजीशन को हैज कर रही हो। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन हैज कैसे करोगे, आपने शेयर बाय किया हुआ है, फ्यूचर उसका सेल कर दोगे। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जाएगा, अगर शेयर ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट, और शेयर नीचे जाएगा तो आपका फ्यूचर में प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर आपने बेचा हुआ है। फ्यूचर बेचा हुआ है मतलब फ्यूचर बेचा हुआ है तो मतलब नीचे जाने से लॉस होगा, नीचे जाने से प्रॉफिट होगा। ठीक है, वी हैज अवर पोजीशन इन कैश मार्केट बाय गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर मार्केट। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट हैज ए ट्रांजेक्शन व्हेन द हैज इज अकम्प्लिश्ड बाय गोइंग शॉर्ट इन फ्यूचर मार्केट, ये वाला हैज। हैज मतलब हैज कह रहा है ये, शॉर्ट हैज मतलब, लॉन्ग हैज मतलब जब आप फ्यूचर को बाय करके हैज कर रहे हो कोई पोजीशन, और शॉर्ट हैज मतलब जब आप फ्यूचर को सेल करके कोई पोजीशन हैज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैज। ठीक है, क्रॉस हैज क्या होता है, व्हेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन एसेट इज नॉट अवेलेबल, मार्केट पार्टिसिपेंट लुक फॉरवर्ड टू एन एसेट दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग ट्रेड। अच्छा, क्रॉस हैज क्या होता है, मतलब अगर मान लो कोई शेयर है, जैसे येस बैंक है। ठीक है, येस बैंक का सपोज फ्यूचर नहीं है। ठीक है, येस बैंक का फ्यूचर नहीं होता, तो आप ऐसा शेयर ढूंढोगे जो येस बैंक के अपोजिट बिहेव करता हो। ठीक है ना, सपोज आपने टीसीएस देखा, टीसीएस क्या करता है, अगर येस बैंक बढ़ता है तो टीसीएस गिरता है। ठीक है, और अगर टीसीएस गिरता है और टीसीएस बढ़ता है तो येस बैंक गिरता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे येस बैंक बाय कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, टीसीएस टीसीएस बाय कर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर येस बैंक गिरा तो आपका टीसीएस बढ़ जाएगा, डेट इज कॉल्ड क्रॉस हैज। हैज कॉन्ट्रैक्ट मंथ, मैच्योरिटी मंथ विच वी कैन हैज अवर पोजीशन। ठीक है, हैज कॉन्ट्रैक्ट मंथ इज मैच्योरिटी मंथ, जिस मैच्योरिटी मंथ का हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल किया है, डेट इज कॉल्ड हैज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। ठीक है ना, ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, ट्रेडर्स आर रिस्क टेकर्स इन डेरिवेटिव मार्केट, ये सब पढ़ लेना, वो रिस्क ही लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में एक तो लॉट साइज होता है, आपको बड़ा लॉट बाय करना रहता है। ठीक है, देखो बताता हूँ, अगर निफ्टी सपोज 17,000 है आज। ठीक है, और लॉट साइज उसका हो गया 50 का। ठीक है ना, तो कितना हो गया, कितना हो गया ये, 530 885, 8,50,000 का सौदा हो गया ये एक। ठीक है, अब 8,50,000 का अगर आप सौदा उठा रहे हो सपोज इंडेक्स में, तो 8,50,000 पे अगर 2% का भी लॉस हुआ, ठीक है, तो आपका कितना लॉस हो जाएगा, 17,000 का। ठीक है ना, 17,000 का लॉस आपका 2% गिरते ही हो जाएगा। ठीक है ना, डेट्स वाई दे आर कॉलिंग दैट फ्यूचर मार्केट्स आर मोर रिस्कियर, और जो कि है। ठीक है ना, तो ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर मार्केट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। रिलायंस का क्या चल रहा है, शेयर 1,000 रुपये। ठीक है, रिलायंस फ्यूचर क्या चल रहा है आपका, सपोज 1,100। ठीक है, तो इस सौदे में मैं अपना 100 रुपये का प्रॉफिट किसी भी कीमत पे निकाल लूँगा, कैसे, रिलायंस बाय करूँगा। ठीक है, और रिलायंस फ्यूचर सेल। ठीक है, रिलायंस फ्यूचर करूँगा सेल, तो क्या किया मैंने, रिलायंस को कैश मार्केट में बाय कर लिया, और रिलायंस फ्यूचर सपोज 30 तारीख का है और मैं 1 तारीख को खड़ा हूँ। ठीक है, रिलायंस का फ्यूचर सपोज 30 तारीख का है और मैं 1 तारीख को खड़ा हूँ, तो मैंने क्या किया, अगर मैंने रिलायंस का फ्यूचर 1,100 पे सेल किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 30 तारीख को रिलायंस के शेयर
1100 पे बेचूंगा। ठीक है, अब रिलायंस के शेयर 1100 पे बेच दूंगा मैं 30 तारीख को, क्योंकि मैंने आज रिलायंस के शेयर 1000 पे बाय कर लिए, और 30 तारीख को 1100 पे बेच दूंगा, क्योंकि मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 1100 पे बेचूंगा। अगर मैं रिलायंस फ्यूचर बाय करता तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता कि मैं 30 तारीख को 1100 पे खरीदूंगा, लेकिन मैंने आज क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 1100 पे बेचूंगा, और यहाँ पे 1000 रुपये पे खरीद लिए मैंने आज, तो मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट श्योर शॉर्ट है। ठीक है ना, 100 रुपये मेरे आएंगे ही आएंगे 30 तारीख को। ठीक है, चाहे शेयर कहीं भी चला जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने 1000 रुपये लिया है और मेरा 1100 रुपये बेचने का सौदा हो गया। इसलिए रिलायंस और रिलायंस फ्यूचर, ठीक है, बस इतना गैप होता है कि अगर आप इसे बाय और इसे सेल करो तो आपका जो बीच में प्रॉफिट निकलेगा उससे ज़्यादा ब्रोकरेज और टैक्सेस लग जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप इसे बाय और इसे सेल करते हो तो आपका इससे ज़्यादा ब्रोकरेज और टैक्सेस लग जाएंगे जितना इन दोनों का गैप होगा, इसलिए आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, समझ नहीं आया तो दोबारा से एक बार पीछे जाके वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है ना, स्टॉक फॉल इन्होंने अलग अलग एग्जांपल देके बताया हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, कैश मार्केट में बाय है, फ्यूचर मार्केट में सेल है, तो मेरा श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है। ठीक है ना, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज मतलब क्या कहते हैं, कैश मार्केट में आपने सेल कर दिया और फ्यूचर मार्केट में बाय कर लिया। ठीक है ना, लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कैश मार्केट में बिना कैश मार्केट में सिर्फ इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हो, डिलीवरी बेस पे आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये वाला आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है रियल मार्केट में। नाउ इंटर मार्केट आर्बिट्राज। इंटर मार्केट क्या हो गया, जैसे हमारे दो एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी। एनएससी पे सपोज रिलायंस चल रहा है 1000, बीएससी पे चल रहा है 1000.10 पैसे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एनएससी पे बाय करेंगे, बीएससी पे सेल कर देंगे, तो ये 10 पैसे का गैप लेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये गैप हमेशा इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा तो आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप बाय और सेल करोगे कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस लग जाएंगे। ठीक है, तो आर्बिट्राज इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब रिलायंस का फ्यूचर बाय करोगे, सॉरी रिलायंस कैश मार्केट में बाय, फ्यूचर मार्केट में सेल, दिस इज कॉल्ड हेजिंग योर पोजीशन। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो कैश मार्केट में प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो फ्यूचर मार्केट में प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। ठीक है, और खाली आपने रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लिया, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो लॉस, ये आपने रिलायंस के ऊपर बैट लगाई, दिस बैटिंग इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। समझ आ गया, स्पेक्यूलेशन मतलब बैटिंग, नेक्ड फ्यूचर बाय सेल, हेजिंग मतलब फ्यूचर बाय कैश मार्केट में बाय, फ्यूचर मार्केट में सेल, और आर्बिट्राज मतलब दोनों एक साथ और क्या कहते हैं गैप के साथ। ठीक है ना, जिसमें आपके श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो। ठीक है ना, चलो ख़त्म हो गया ये। चलो अब स्टार्ट करना है ऑप्शंस। ऑप्शंस में 2-3 वीडियो निकल जाएंगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार ऑप्शंस समझाना पड़ेगा। देखो फ्यूचर मार्केट रिवाइज कर लेना यार, क्योंकि फ्यूचर से मिलता जुलता ही ऑप्शंस बताऊंगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, चलो।